राधे राधे दोस्तों, बच्चों एवं साथियों। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के ऐतिहासिक तथ्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण का ऐतिहासिक तथ्य। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने सारे गणितज्ञ आए और कितने सारे तथ्य बताकर गए, है ना। कि इन्होंने मुख्य रूप से द्विघात समीकरण के बारे में बताया और हमें मानक रूप के बारे में भी बताया अच्छे से कि मानक रूप इसका क्या लिया जा सकता है ना। तो इसमें मानक रूप है, तो सबसे पहले मानक रूप को हम लोगों को बताया गया ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। लेकिन इसके भी पहले कुछ गणितज्ञ आए, यूनानी गणितज्ञ, जिनका नाम था यूक्लिड। हम लोग पढ़े हुए यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, याद है? हाँ। तो भाई यूक्लिड ने फिर अपने तथ्य अपने हिसाब से बताया कि किसी भी एरिया को निकालने के लिए उन्होंने बताया, है ना, कि किसी एरिया को जब निकालते हैं तो हम उसमें दो क्या करते हैं, दो विमाओं को गुना किया जाता है ना। जैसे इसका एरिया निकालना होता है तो दो विमाओं को गुना कर देते हैं, क्या निकल जाता है? पूरा का एरिया निकल जाता है ना। तो यही तरीका से बताया कि जैसे एक ऐसे ले लिया एरिया, इसमें इसको ले लिया x, इसको ले लिया 2x + 1, ठीक है। इन दोनों को गुना किया तो एक समीकरण निकल के आया 2x² + x, जो क्या था? एक द्विघात समीकरण था ना। तो इसी को देखते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब गुना करने पर आया तो द्विघात समीकरण के रूप में आया, है ना, जिसके घात कितने थे? 2 थे। तो उन्होंने ऐसे, तो यहाँ पर हम गुना करने के लिए और भी संख्या ले सकते थे, जैसे x है तो x² भी तो ले सकते थे। इसको गुना करते तो क्या हो जाता? x³ हो जाता। अब क्यूबिक ऐसे निकलता, है ना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया, तथ्य बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इससे हम लोग द्विघात समीकरण निकाले जा सकते हैं। तो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने बताया, है ना। व्यापक रूप से इसमें हम हल करने का श्रेय बहुधा किन्हें जाता है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। फिर आए ब्रह्मगुप्त। कितने ईस्वी से कितने तक? 598 से 665 के बीच में इन्होंने बताया मानक रूप। इसका मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो किस रूप में होता है? ax² + bx + c या बराबर c, ना। c क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको इधर भी रख सकते हैं और उधर भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताया मानक रूप इन्होंने बताया, और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन करने के लिए बताया, है ना, कि इसको हम लोग ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है, हल करने के भी तरीके बहुत सारे बताए इन्होंने, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, फिर इतिहास में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं अल ख्वारिज़मी। कितना ईस्वी में? 800 ईस्वी में, है ना। सेकंड में नहीं, थर्ड में। भारतीय गणितज्ञ हमें मिलते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड में कौन? श्रीधराचार्य। लेकिन इसके पहले हमें कौन मिलते हैं? अल ख्वारिज़मी, जो भारतीय गणितज्ञ नहीं थे। कहाँ के थे? अरब के, है ना, अरब के थे। इन्होंने भी 800 ईस्वी में बताया कि देखो, हाँ बात सही है ना, कि जो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप दिए हैं ब्रह्मगुप्त ने, वो क्या है? वो सही तथ्य हैं, ठीक है। और उसको भी इन्होंने उसको हल करने के तरीके कुछ बताए, तो इनका भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला गया। तरीके तो बहुत सारे बताए जाते थे। फर्स्ट में निकाला जाता था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता था, है ना। जैसे कुछ भी काम करोगे फर्स्ट में थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, होता है ना। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी बताया, अल ख्वारिज़मी ने भी बताया। फिर उसके बाद आए श्रीधराचार्य, जो भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। अब इसके साथ में भास्कराचार्य इनके पहले आ चुके थे। उन्होंने भी इस तथ्य को लिखा था, तथ्य के बारे में बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, जिसके घात कितने होंगे? 2 होंगे। श्रीधराचार्य ने बताया कितने ईस्वी में? 1025 ईस्वी में। तो हमारे भारतीय गणितज्ञ रहे श्रीधराचार्य, है ना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण का उसका हल ज्ञात किया जा सकता है। और ये आए थे 1025 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में यह आए और इन्होंने पूर्ण तरीके को देकर बताया कि देखो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं। और फिर आते हैं लास्ट में 1145 ईस्वी में अब्राहम बारहियानासी यूरो, है ना, इतना बड़ा नाम है। कहाँ के हैं? यूरोप के। ऐसा नाम है, नाम से पता लग सकता है कि अरबीय हो सकते हैं या यूनानी हो सकते हैं, ठीक है। क्या है? 1145 ईस्वी में आए, है ना। इन्होंने विश्लेषण करके बताया, ठीक है। ये देखो, हम इसको, इन्होंने एक किताब लिखा, क्या नाम था किताब का? लिबर इम्बाटोरम, है ना। इसमें ब्रह्मगुप्त का भी नाम आता है। ये दोनों मिलकर, मतलब ब्रह्मगुप्त तो बहुत सारा ज्यादा हिंट्स दे चुके थे पहले,
है ना, सारा हिंट्स दे चुके थे कि ऐसे ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। और बीच बीच में जितने भी गणितज्ञ आते गए सब ने बताया कि ब्रह्मगुप्त ने जो भी बताया सब क्या है, सत्य है। जो भी तथ्य दिया है सब सही है। यूक्लिड ने जो भी तथ्य दिया वो भी क्या है, सही है। लेकिन आगे बढ़ते गए तो फिर ये जो आते हैं इन्होंने अपना एक किताब लिखा, उस किताब में सारा चीजों को मेंशन करते रहता है। ठीक है, तो ये था ऐतिहासिक तथ्य द्विघात समीकरण के। और मूल रूप से हम लोग इसमें चर्चा भी करते हैं तो ब्रह्मगुप्त के दिए गए मानक रूप को ही चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ते हैं लेकर इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, इसके मूल्य कितने हो सकते हैं। मूल्य यानी हल कह सकते हो। अच्छा, इसके हल कितने होते हैं, दो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका घात कितना होता है, दो। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये वो मानक रूप में हम लोग जानते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, ये बहुपद कहलाता है। जैसे बराबर 0 करते हैं तो क्या बन जाता है, ये द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इसमें तुमको पूछा जाता है कि चलिए बताइए आप लोग ए बी और सी क्या है। यहाँ ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट। कैसी संख्या है, संख्या ये कैसी होगी, ए बी और सी, ए बी और सी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। इसमें कौन जो है 0 नहीं हो सकता है, वास्तविक संख्या में 0 भी तो आता है, 0 आता है। तो इसमें बताओ कि कौन 0 नहीं हो सकता है, ये 0 क्यों नहीं हो सकते हैं 0, क्योंकि ये जैसे 0 होगा ये द्विघात समीकरण फिर रहेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। कैसा समीकरण बन जाएगा, देखो ना 1 पावर 1 बचा, कैसा समीकरण बचेगा, रैखिक समीकरण होगा। इसलिए यहाँ पर ए को 0 नहीं करना होता, ये 0 कर दोगे जैसे द्विघात समीकरण खत्म हो जाता है। तो इसके कुछ गुण है कि ए यहाँ पर 0 नहीं हो सकते हैं। अच्छा, क्या इसका कुछ और रूप हो सकता है। अच्छा, x के कैसे मान हो सकते हैं, वास्तविक मान हो सकते हैं। क्या x के कॉम्प्लेक्स मान भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। सम मिश्रण संख्याएं कहलाती है वो। जैसे माइनस में अंदर में मान आया कुछ, ठीक है, जैसे माइनस में b ले लिए, जैसे माइनस में 1 ले लो, माइनस में 2 ले लो, माइनस में 3 ले लो। ये सब कैसी संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं। इसको 11th क्लास में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या इसके कॉम्प्लेक्स मान भी हो सकता है x का, रूट अंडर माइनस में हो सकता है। देखो यहाँ पर x के तो मान होते हैं, x के मान होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं, मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मान भी मिलता है हमें। कैसे मिलता है देखो बताते हैं। जैसे मान लो हम x² + 2 ले लें बराबर 0 कर दें, द्विघात समीकरण है या नहीं है, है। बताओ इसका मान कितना होगा, x बराबर हुआ। क्या ये रियल नंबर है, इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं दर्शा सकते। इसमें से माइनस बाहर निकलेगा ही नहीं, माइनस निकलेगा बाहर, कभी भी नहीं माइनस बाहर निकलेगा। माइनस को निकलने के लिए रूट से अंदर में कितने माइनस चाहिए, 2 माइनस मिलकर क्या बना सकता है, प्लस। तो प्लस रहेगा तभी बाहर निकलेगा। और माइनस बनाएंगे तो क्या होता है, माइनस बनाने के लिए हमें एक माइनस और एक प्लस लेना होता है, तभी क्या होता है, ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर जब तक जोड़ा प्राप्त ना हो तब तक ये बाहर नहीं निकलते। इसलिए माइनस कभी भी बाहर इससे नहीं निकल पाता है, माइनस अंदर रह जाता है। इसलिए इसको कैसी संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रण संख्याएं, सम्मिश्रण संख्या। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और होता है हिंदी में, इसको लिखो तब तक, ठीक है। सम्मिश्रण संख्याएं। अब हम लोग देखते हैं इसके शून्यक। किसके शून्यक, द्विघात समीकरण के शून्यक। द्विघात समीकरण के शून्यक कहने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण को जो भी मान है x का, जो समीकरण को क्या बनाता है, 0 बनाता है, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यक, है ना। जैसे ये द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इससे शून्यक तुम लोग बता सकते हो, ठीक है।
शून्यक बताओ, पहला का शून्य कितना हो सकता है? 5x² माइनस 6x माइनस 2 दिया हुआ है ना, ये बहुपद है। बराबर जीरो लगाएंगे तो क्या बन गया? समीकरण। यानी कि बराबर जीरो है करने का मतलब इसका सॉल्यूशन x का मान वैसा रखना है ताकि इसको हल करने पर क्या प्राप्त हो? शून्य हो जाए। तभी वो क्या कहलाएगा? समीकरण का शून्य कहलाएगा या बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, x का मान इसमें चूज करो कितना रखा जाए, अपने से भी रख सकते हो, खुद से रखो। 1 रख के चेक करो, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस 6 माइनस 2, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा शून्य। -3 रख के देखो, 3 3 9 9 5 45 माइनस कितना हो जाएगा? 18। कहाँ होगा रे? 2 रख के देखें, 4 5 20 -12 -2 कहाँ होगा? 4 रखें, 16 5 80 24 2 इसमें रख के देखो, -1 रखें तो 5 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, इसको भी रोक दो, x का मान निकालो। चलिए यहाँ पर हम लोग ने देखा इसको तोड़ना क्या है, गुणनखंड विधि से आसान नहीं है। ऐसे भी हम लोग मान इसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसको हम दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं, जो कि ये है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसमें रूट में जो लिखा हुआ है ये क्या है? इसको बोला जाता है d। d को हिंदी में क्या बताया था, याद है? विवेचक है ये, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। क्या है ये? डिस्क्रिमिनांट। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं था, है ना। ये जीरो हो सकता है, लेकिन इस मान पर जीरो होगा। 6 प्लस √76/10 पर और 6 माइनस √76/10 पर, है ना। इन दोनों मानों पर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसलिए इस समीकरण का जो जीरो कितने हो जाएंगे? 0 2 होंगे। एक हो जाएगा 6 प्लस √76/10 और एक हो जाएगा 6 माइनस √76/10। इसके यही दोनों जीरो होंगे, इसको लिख लो। इसके बाद फिर इस पर चलते हैं, रोको अभी। यहां से देख सकते हैं इस समीकरण का यही दोनों शून्यक होंगे। इन दोनों मानों पर क्या हो जाएगा? ये समीकरण शून्य हो जाएगा, इसलिए ये समीकरण के दोनों शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको निकालना थोड़ा सा कठिन हो गया था, इसलिए हम लोग इसे आसान विधि से नहीं निकाले। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें है x² माइनस 5x प्लस 4। ये बताओ कि ये x के किस मान पर ये शून्य होगा? x के किस मान पर ये शून्य होंगे? कितना पर? 1 पर होगा। 1 रख के चेक करो, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 माइनस 5 प्लस 4 शून्य हो गया। देखो 4 1 5 माइनस 5 बराबर 0। यानी एक इसका क्या है? शून्यक है, एक शून्यक हुआ, यानी x बराबर 1 लिए, ये शून्यक कहलाएगा। एक और मान बताओ इसका। 2 की 4 2 की 4 अच्छा 2 बोल रहा, 2 रख के चेक, 2 2 4 माइनस 20 10 4 और 4 8 ना हो जाएगा। यहाँ 10 है तो कहां से शून्यक होगा? नहीं ना, 4 होगा। 4 रखेंगे, देखो 4 जाऊंगा 16 माइनस 5 20 प्लस 4 16 4 20 माइनस 20 क्या हो गया? 0 हो गया। यानी x का एक और शून्यक निकला, कितना? x बराबर 4। और कोई शून्यक हो सकता है इसका? और कोई शून्यक होगा? नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विघात समीकरण इसके 2 ही मान पर शून्यक होंगे और बाकी पर शून्यक नहीं हो। कितने भी मान हो उनको रख के चेक कर लो, इसमें शून्यक होने वाला नहीं। ये हो गया द्विघात समीकरण का शून्यक कहलाया। ठीक है, द्विघात बहुपद कह दो। अगर ऐसे लिए तो द्विघात बहुपद बोलोगे, बराबर 0 करके लेंगे तो क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण। तो ऐसे बोल रहे हैं तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितने हुए? 2, x बराबर 1 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। इसको लिखो जल्दी से। ये द्विघात समीकरण या बहुपद का शून्यक, जो समीकरण को क्या बनाता हो? शून्य बनाता हो, वही क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ये हुआ द्विघात समीकरण पहचानने का नियम।
है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये एक समीकरण है जो कि क्या हो सकता है, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर में हाईएस्ट पावर इसका कितना है, इसका हाईएस्ट पावर है, चर का जो हाईएस्ट पावर कितना है, एगो -2 है, एगो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है -2 है। अभी दोनों में से बड़ा कौन, 1 की -2, 1 बड़ा है, यानी यह जो समीकरण है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसका ये कैसा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। याद रखना, जिस समीकरण का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका समीकरण कहलाता है, मतलब समीकरण को बताने के लिए वही हेल्प करता है, सहायता करता है ना। जैसे इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसी से हम लोग देखकर बता रहे हैं कि इसका घात क्या है, 1 है। अब इसका घात 1 है जो कि हाईएस्ट पावर है, ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। जैसे एक ये लिए √(x² - 9x + 2। अब बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या हो रहा है इसमें, बताओ हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर बताओगे, हम यहाँ पर भी x का हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं, x⁻2 पावर में कितना होता है रूट को 1/2 -9x के पावर 1 है +2, यहाँ पर x की पावर कितना है, x की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 2 × 1/, देखो क्या आ गया, x के पावर कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर था माइनस में है, -9 × x⁻1 + 2 बराबर 0, यानी ये भी x, ये भी 9x कितना हो जाएगा, -8x + 2 बराबर, यानी कैसा समीकरण है ये भी रैखिक समीकरण है। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण आएंगे जिसमें जो x का जो पावर होगा -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, -2 लिख देगा और पता है पूछेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। जब जैसी माइनस में जाए तो तुमको पहले समीकरण का क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 1 है तो रैखिक समीकरण है, 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 है तो त्रिघात बहुपद है समीकरण है। ये समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ, तो इसको एग्जाम्पल रूप में लिख लो कि ये सारे द्विघात समीकरण नहीं हो सकते हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लो, और भी लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल, खुद से भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, ऐसा लिख लो, x - 2 × द्विघात समीकरण होगा ये वाला, ये भी नहीं होगा क्योंकि x का मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, 2 नहीं है। चलिए हम लोग इस पर देखते हैं, क्वेश्चन बनाने पर, द्विघात समीकरण बनाने पर प्रश्न कुछ देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अनुज के 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तो इसे द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो जैसे हम लोग वर्तमान आयु कुछ मान लेते हैं, तो इसको हल करने के लिए एक तरीका जो बताया जाता है बहुत आसान होता है। ऐसे अब अपने से भी उसका तरीका बहुत सारा हो सकता है बनाने का, है ना, लेकिन आंसर क्या आएगा, समान आएगा। जैसे मान लेते हैं वर्तमान आयु, इसकी मान लेते हैं वर्तमान आयु, जैसे वर्तमान आयु मान लिया x है, ठीक है, तो 9 वर्ष बाद की उम्रों का गुणनफल, अच्छा सर, अनुज के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जाएंगे, पीछे जाना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना उम्र हो जाएगा इसका, x - 5, है ना, और फिर बोला और 9 वर्ष बाद की उम्रों का गुणनफल। अब 9 वर्ष बाद जाना है तो आगे बढ़ जाते हैं, कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, यानी अभी x उम्र है, 9 वर्ष बाद 9 वर्ष आगे जाएंगे तो +9 होगा, है ना, तो क्या कर देंगे इसमें x + 9, यानी कि 9 वर्ष बाद का उम्र जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, x + 9। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल तुमको ज्ञात करना है ना, ज्ञात नहीं, दिया हुआ है कितना, 15। अब इसी को लेकर इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कर देना, करते तो x - 5 × x + 9 बराबर कितना दिया हुआ है, 15। इसको गुना करेंगे, दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण में आएगा, ये हो जाएगा x² - 5x + 9x - 45 बराबर 15। सॉल्व कर दो, x², 9 में से 5 गया, +4x
और -45 -15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना हो जाएगा -60 बराबर, यही हो गया द्विघात समीकरण में इसका निरूपण। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा भारी वाला। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग कितना 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो इसे द्विघात समीकरण में व्यक्त करें। जैसे जो भी बोलता है उसको लिख दीजिए चुपचाप, जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे लिखते जाइए। दोनों दो धनात्मक पूर्णांक वर्गों का योग कितना है। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y है। अब इन दोनों के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 117 दिया। वर्गों का योग हो गया 117। अब यहाँ पर हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y, ये हो गया पहला समीकरण। एक और समीकरण दिया, दूसरा समीकरण दिया यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणों के बराबर है। छोटी संख्या किसको माना गया y, यानी कि y का वर्ग y स्क्वायर बराबर, तो बड़ी संख्या किसे माना गया x का कितना है 4 गुना, यानी कि y स्क्वायर बराबर 4x, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब इसको द्विघात समीकरण में बदलना है तो बड़ी संख्या लिया गया x, छोटी संख्या y। जैसे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है y स्क्वायर का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना 4x, इसमें भी y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है। यहाँ से डायरेक्ट y स्क्वायर का मान निकालिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए द्विघात समीकरण दिखाई दिया, x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 117। ठीक है, बड़ा मार x में द्विघात समीकरण हो गया। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 117, इसको इधर लाएंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117 बराबर 0। ठीक है, यानी यहाँ से c का मान कितना हुआ बताओ -117। सी का मान कैसे, हमेशा मानक रूप से कंपेरिजन करके एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेरिजन करो। यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बीच में हमेशा प्लस रखो। माइनस जो किसके साथ, गुणज के साथ, किसके साथ, गुणज के साथ जाएगा। ठीक है, तो यही था पहला एक्सरसाइज का, ये कुछ थ्योरी था।